जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 64। आज के लेक्चर में हमने बजटिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। 2 होम असाइनमेंट के तौर पे आपको क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन 3 है था गालबन टेनिस ट्रेडिंग वाला, और एक था क्वेश्चन 7 गालबन लोटस एंटरप्राइजेज वाला। ज़्यादा मुश्किल कौन से वाला था? लोटस वाला। ओके, तो प्रैक्टिस फिर इसको करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टेनिस ट्रेडिंग वाला इजीली हो गया था। एक दो एडजस्टमेंट नहीं हुई थी। जो एक दो एडजस्टमेंट नहीं हुई थी वो मुझे पता है, वो लोन वाली, इंटरेस्ट वाली है ना, वो एडजस्टमेंट नहीं हुई थी ना। शाबाश, वो एडजस्टमेंट अभी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन करवाइए और एडजस्टमेंट डिस्कस कर दे वो, सिर्फ एडजस्टमेंट। लेकिन लोटस वाला इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कह रहा है प्रिपेयर कैश बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। कैश बजट पढ़ के खुश नहीं होना आपने, बल्कि आपको समझ लग जानी चाहिए क्या ये कैश बजट कह रहा है, लेकिन हमें प्रॉफिट लॉस बजट भी बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस बजट क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि प्रॉफिट लॉस बजट से जो फिगर्स आएंगी वही कैश। यूँ समझ लीजिए, आपने हर अकाउंट का टी काउंट बनाना है, हर लाइन आइटम का। और टी काउंट बनाना है तो उसमें एक्सपेंस की फिगर तो आती है या इनकम की फिगर तो आती है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, फिर कैश रिसीट कैश पेड होता है ना। किसी भी इनकम का टी काउंट बनाए, किसी भी एक्सपेंस का टी काउंट बनाए, उसमें जब आपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वगैरह यानी रिसीवेबल पेबल जो टी काउंट बनाना है हमने, जैसे डेटर्स है तो वहां से कैश रिसीव और डेटर कैलकुलेट करना है। और सेल आएगी तो कैश रिसीव और डेटर आएगा ना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और सेल। कैश पे टू क्रेडिटर कैलकुलेट करना है तो क्रेडिटर का टी काउंट बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और परचेजेस होंगी तो फिर आप कैश पे टू क्रेडिटर कैलकुलेट कर सकेंगे ना। सेलिंग एडमिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, ओपनिंग क्लोजिंग अगर पेबल हैं तो टी काउंट बनाते हुए ओपनिंग क्लोजिंग के बाद एक्सपेंस फॉर द ईयर इंक्लूड करेंगे तो फिर कैश पेड फॉर द ईयर आएगा ना। तो इसीलिए कैश बजट बनाने के लिए प्रॉफिट लॉस बजट बनाना जरूरी है, ठीक। किस हद तक बनाना है ये बाज़ औक़ात आपकी अपनी जजमेंट होती है। कुछ लोग प्रॉफिट उस एक्सपेंस की कैलकुलेशन को कैश बजट में भी शो करवा देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हमारी आदत है, हमने दोनों कंसेप्ट्स को अलग अलग रखा है, वो वर्किंग के तौर पे शो करवा देंगे। पहले डिस्कशन, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा ही है। अज्यूम दैट ऑल ट्रांजैक्शन अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर 360 डेज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये तो हमारी ऐसी अजम्पशन होती है जो कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी थी कि साल में 360 दिन होंगे और जो भी इनकम एक्सपेंस है इवनली अकर होगी, ठीक है। ये असल में क्लोजिंग बैलेंस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए ये अजम्पशन होती है। इससे हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। The following information has been extracted from the projected financial statement of Lotus Enterprises for the year ending 30th December 2016. Lotus Enterprises क्लाइंट है, क्या ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, अभी नहीं बताया, लेकिन जैसे ही इंफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। कैसे? रॉ मटेरियल है, कन्वर्जन कॉस्ट है। ये कन्वर्जन कॉस्ट रॉ मटेरियल होता ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ऐसे है जी। स्टार्ट करते हैं। सेल्स 100% क्रेडिट सेल, याद आ गया, पहले भी था 100% क्रेडिट सेल, सारी की सारी क्रेडिट सेल है। पिछले एक दफ़ा इस तरह का क्वेश्चन किया था, उसमें उसने क्या कहा था कि 30% सेल, पिछले साल की क्रेडिट सेल 100% है, 30% बढ़ गई है। फिर उसके बाद क्या बोला था उसने कि 20% कैश सेल्स है, 80% क्रेडिट है। 20% कैश में चला गया, 80% किधर गया? लेकिन इस कैलकुलेशन को करते हुए एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कंसेप्ट भी हिल जाएगा, वो कंसेप्ट भी हिल जाएगा। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, लेकिन बहरहाल अभी तक ये समझ आ रही है ना। 1.3 से मल्टीप्लाई करना है, क्रेडिट सेल आ जाएंगे इस साल की, कुछ कैश सेल्स हैं उनमें से, कुछ क्रेडिट से अलग अलग करना है। कैश सेल में, क्रेडिट सेल में, डन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 900 मिलियंस में है, हम भी मिलियन में कर लेंगे, 1000 में करें तो जैसे आप कहेंगे, चले जैसे वोट ले लेंगे करते हुए, जैसे आप कहेंगे। रॉ मटेरियल कंजम्पशन। अब इसमें आपने नोट किया है जीपी रेशियो नहीं दी हुई, नहीं नोट किया तो भी नोट करें। देखिए आपको जीपी रेशियो दी है उसने, नहीं दी। अच्छा, जीपी रेशियो दी होती तो क्या करते? रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। अब जीपी रेशियो नहीं दी हुई, अब डायरेक्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी।
सीधा मटेरियल अलग, लेबर अलग, ओवरहेड अलग करने पड़ेंगे। अगर जीपी रेशो दी होती, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जाते हैं, रिवर्स वर्किंग करके परचेजेस कैलकुलेट करते हैं। अब ये मटेरियल कंजम्पशन से पिछले साल का इतना था, इस साल का इतना है, लेकिन फिलहाल देखेंगे मे बी इधर भी कुछ कैलकुलेशन हमें करनी पड़ जाए। तो पिछले साल की कंजम्पशन है, इस साल की कंजम्पशन पे कैसे पहुंचेंगे, ये स्टूडेंट मुझे बताएंगे। पिछले साल की कंजम्पशन दी हुई है, इस साल की कंजम्पशन पे कैसे पहुंचेंगे। 30% ग्रोथ है, ग्रोथ रेट एक लफ्ज बोला है। मैं इतना अक्लमंद नहीं हूं कि इतने छोटे से इशारे से समझ जाऊं, मुझे पूरी बात। हाँ शाबाश, उन्होंने बोला सर पिछले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, इसको ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगर इन्फ्लेशन रेट है 10% तो उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। और आगे कुछ और भी कहना चाह रही थी। शाबाश, अगर फाइफो मेथड है तो फिर हमने इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करने के बाद फाइफो मेथड है तो ओपनिंग स्टॉक अलग कर देना है, रिमेनिंग अलग, रिमेनिंग पे इन्फ्लेशन का रेट लगाना है, ओपनिंग के साथ ऐड कर देना है। ये सारी बातें जो कर रहा हूँ समझ आ रही हैं आपको, क्योंकि हमने क्लास में कई दफ़ा प्रैक्टिस की। ऐसा ही है, ओके। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, अच्छा ये इन्वेंट्री पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। ये पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग है। कितना है जी 150। ये क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स ऑफ ₹98 मिलियन, यानी उसने कुछ इंपोर्ट भी किया है। इसमें इंपोर्टेड स्टॉक है 98 का, तो लोकल कितना हुआ 60 का। पक्का 60 कैसे आया 158। सुभान अल्लाह, क्या कैलकुलेशन है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो इंपोर्ट उसने लिखा है ना, थोड़ा मुझे लग रहा है गड़बड़ ना कर दे आगे चल के कि ये ना कि परचेज भी हुई है। बहरहाल देखते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल 570, कन्वर्जन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी मेरे को भाई बताएगा। नहीं, मुझे ये ना बताइए कन्वर्जन कॉस्ट होती क्या है, मैंने ये पूछा ही नहीं। मैंने पूछा कैलकुलेट कैसे होगी इस साल की। किसको 570 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिक्स। अच्छा मुझे 1.3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप कह रहे हैं कि ये नहीं करेंगे। मैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की कैलकुलेशन आपको कसम है, अब आपने वेरिएबल पे रहना है, फिक्स पे नहीं जाना जब तक वेरिएबल मुझे जवाब पूरा ना दे दे। मेरा भाई मेरे को ये बताए वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट इस साल की कैसे कैलकुलेट होगी। 570 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 570 से, 570 को क्या करेंगे 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन रेट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश। इन्फ्लेशन रेट से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो 8% है, मटेरियल का 10% है, बाकी कास्ट का 8% है। 1.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साल का कन्वर्जन कास्ट है। बोले सही बोला इसने, ये कह रहा है पिछले साल की वेरिएबल कन्वर्जन कास्ट लेके उसे ग्रोथ रेट 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे 1.08 इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साल का वेरिएबल कन्वर्जन कास्ट। सही बोल रहा है, शाबाश, सही बोल रहे हो आप, शाबाश। अब जा सकते हो आप आगे, अब कसम वापस टक रिवर्स। अब पहले कसम डेबिट से क्रेडिट होगी। फिक्स्ड कन्वर्जन कास्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ये भाई मुझे बताएगा फिक्स्ड कन्वर्जन कास्ट कि इस साल की कैलकुलेशन कैसे होगी। 40 में से 16 माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 24। 24 पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लगाएंगे 1.08, ग्रोथ किधर गया, ग्रोथ नहीं आएगा, शाबाश, ग्रोथ नहीं आएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें, ऐड कर दें जो निकाली थी इन्फ्लेशन से पहले, और अगर कैश की फिगर निकालनी है तो डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दें। ठीक है जी। ऑपरेटिंग वेरिएबल, ये भाई बताएंगे ऑपरेटिंग वेरिएबल कैसे कैलकुलेट होगा। उधर ना देखे, इधर देखे, बताएं ऑपरेटिंग वेरिएबल कैसे कैलकुलेट। उधर इन्फ्लेशन और ग्रोथ का इंपैक्ट लेंगे कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेंगे।
730 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.3 ग्रोथ और फिर 1.08। 1.1 मटेरियल के लिए है, बाकी सब के लिए 8% है, 10%। ठीक है जी। और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 120 माइनस 27 93 आ गया, इनटू इन्फ्लेशन 1.1। और ग्रोथ रेट किधर गया? पक्का नहीं आएगा। ओके। ट्रेड क्रेडिटर लोकल परचेजेस ये क्या है? ये क्या है? इस साल ओपनिंग क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, लोकल पर इसका मतलब है इंपोर्ट। इन्वेंट्री भी उसने लोकल और इंपोर्ट की लग दी है, क्रेडिटर का बैलेंस भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लग दी, सॉरी इंपोर्ट और लोकल का लग दिया। ओके, कोई नहीं, कर लेते हैं डील इसको। जो स्टूडेंट ये बताएगा ना इस क्वेश्चन की प्रोबेबली सबसे बड़ी एडजस्टमेंट ये है, और जितनी बड़ी एडजस्टमेंट उतना ही आसान हल। जिसने इसको सही समझ लिया क्वेश्चन की सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट उसके लिए सॉल्व आसान होगी। एडवांस टू सप्लायर फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये पिछले साल का क्या है? किसका क्लोजिंग? पिछले साल का क्लोजिंग है। और मुझे वो बात बताया करें जो क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखी हुई, मैं समझा इस साल का क्लोजिंग है। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। प्रीपेड क्या है? मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, आपने उसे ट्रू और फॉल्स करना है। स्टेटमेंट बोलने लगा, ट्रू और फॉल्स करना है। ये पिछले साल का क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है लोकल वालों का, ये पिछले साल का क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है इंपोर्ट वालों का। बताए ट्रू और फॉल्स? एडवांस है। कभी आपने सुना नहीं कि डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस? कभी सुना नहीं काउंटिंग में क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है? और सुना कि नहीं सुना? पक्की बात है, सुना है। तो क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस कब आता है? कभी सोचा फिर आपने? क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस कब आता है? जब हमने उसे एडवांस दे दिया हो। ये असल में क्रेडिटर का ही बैलेंस है, जिसको पता नहीं उसने क्या क्या दिया और आप पता नहीं क्या कुछ समझ रहे थे। फिर से देखिए, सप्लायर है ना, सप्लायर कौन है? क्रेडिटर ही है। एडवांस दिया है उनको। ये इसमें क्या अरेंजमेंट है? पहले चीज दो बाद में पैसे लो। इसमें पहले पैसे दो बाद में चीज लो। पैसे पहले गए, तो ये क्रेडिटर का नॉर्मल बैलेंस है, प्लस कह ले, और ये माइनस बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। नेचर दोनों की सेम है। बताइए, समझ आई है? नहीं आई? ये आपने क्रेडिटर को पैसे देने हैं और ये एडवांस में दे दिए है। दोनों क्रेडिटर है, दोनों क्रेडिटर। क्लियर? इसको जरा मार्क कर लें अपने पास, क्योंकि आपने थोड़ी देर बाद फिर भूल जाना ये क्या था। थोड़ा सा आगे हो जाए, शाबाश। इतना कि आपकी आवाज उन तक ना और उनके, शाबाश। थोड़ा सा और, भाई की खुसूसी दरखास्त है आपसे। शाबाश 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 शाबाश। भाई ये समझ आया आपको? 30 की स्टोरी समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। Ellie is in the process of preparing its budget for next year. The relevant information is as under. Sales volume is projected to increase by 30%. इसका मतलब क्या होगा? वो जितनी सेल्स है वो 30% से मल्टीप्लाई कर दो, 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा ही इसका यही मतलब है। In order to finance the additional working capital, management has decided to adopt the following measures. Introduce cash sale at a discount of 2%.
यानी अब से कैश सेल भी होगी, क्रेडिट सेल भी होगी, सेल के दो हिस्से होंगे, दो कैलकुलेशन होगी, कैश सेल की अलग होगी, क्रेडिट सेल की अलग होगी। कैश सेल्स कैलकुलेट करते हुए एंड पे आपने 0.98 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2% कैश नहीं मिल, डिस्काउंट हो जाएगा। अब आगे जरा गौर से सुनिएगा। इट इज एस्टिमेटेड, कंसेप्ट हिलाने लगो आपका, इट इज एस्टिमेटेड दैट 20% ऑफ द कस्टमर्स वुड अवेल द डिस्काउंट। पहले देख ले, इसको पूरी तरीके से समझ लिया, फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछना छोटा सा। जी सर। समझ लिया क्या कह रहा है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये 20% जो कस्टमर्स हैं, ये टोटल 1.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंक्रीज्ड वाले कस्टमर्स हैं उनका 20% है, या जो पिछले साल के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं 100% वाले उनका 20% है? कैश रजिस्टर इंट्रोड्यूस है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक इस तरह का क्वेश्चन था, गालिबन क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस तरह की एडजस्टमेंट थी। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, हाँ ये चीज उधर लिखा हुआ था एग्जिस्टिंग, उधर एग्जिस्टिंग लिखा था, आपको याद है? हमने 100 को 30% से मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये 20% अलग किया था ना कैश वाला, तो 20% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट की थी पिछले साल की, यहां पे 20% ऑफ टोटल अमाउंट करे। मैं फर्क आपके सामने रखना चाह रहा हूं क्यों किया हमने। वहां पे उसने कहा था एग्जिस्टिंग का 20% कैश में जाएगा, यहां पे उसने एग्जिस्टिंग का नहीं बोला, तो इसका मतलब ये दी कस्टमर्स का मतलब टोटल कस्टमर्स का 20% है, यानी 1.3 का। ये फर्क जहन में रखें, एग्जिस्टिंग को अंडरलाइन कर लें, पता चले एग्जिस्टिंग का मतलब 100 का 20% है और टोटल का मतलब 130 का 20% है। ये समझ आई बात? तो यहां पे हमने एग्जिस्टिंग 100% का 20% लेना है कैश सेल के लिए, कि टोटल 130% का 20% लेना है, ये चीज बस ठीक है। ये दूसरे नंबर पे बड़ा मसला था एक। फिर द प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 45 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्रेडिटर, ठीक है, डेज में आ गया ना। हाँ, कल बताया था ना, परसेंटेज की कल कर ली थी, आज डेज की करनी है। डेज का मतलब ये है, अगर मंथ वाइज डाटा दिया हुआ है तो इस महीने की सेल इतने दिनों के बाद कलेक्ट होगी, वो दूसरे कॉलम में आती थी, ये तो मंथ वाइज है ही नहीं। तो वहां पे साथ ही एक दूसरी बात भी लिखी हुई थी कि डेज को हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। याद है फार्मूला से? क्या फार्मूला था? डेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भूल गए हैं आप? भूल गए? याद है तो बताइए। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या था? इन डेज। अब मैं एक फार्मूला डिटेल में करवाऊंगा, बाकी आपने खुद कर लेना अगर याद आ जाए तो। डेटर टर्नओवर रेशियो लिखा हुआ ये, ठीक है, समझ नहीं आएगा आपको। डेटर टर्नओवर रेशियो इन डेज कितने हैं? डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360, उसने बोला एंड में नीचे लिखा है साल के 360 डेज लो। ओके, अब आप ये तो नहीं कहेंगे सर झूठ बोल रहा है, 365 डेज होते हैं। कल कह रहा था बच्चा फरवरी के तो 28 दिन होते हैं, हमने 30 लिए थे ना छुट्टी में। 360। अब मुझे ये बताइए, अगर ये डेज दिए हुए हैं, ये फिगर दी है, डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स क्या है, कैलकुलेट करें। फिर उसने कहा हुआ है प्रेजेंट, अभी का कलेक्शन पीरियड 45 डेज है ओपनिंग में, तो 45 इज इक्वल टू डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल कितनी है? क्रेडिट सेल कितनी है? ये ओपनिंग की बात कर रहे हैं पिछले साल की, 3000 मिलियन है। शाबाश, 3000 है, तो ये सारे की सारी क्रेडिट सेल थी ना। डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 360, तो डेटर आ जाएगा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइडेड बाय 360। कितना आया? इसको नोट कर लें,
ये बताइए ये क्या है? क्लोजिंग डेट, पिछले साल के क्लोजिंग डेटर्स हैं, पिछले साल के क्लोजिंग डेटर। भाई डायरेक्ट कर ले, मेरे को कोई इतराज नहीं है, मुझे फार्मूला करके समझ आती है। ये 45 मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइडेड बाय 360, ये हो जाएगा डेटर्स। और डेटर्स का बैलेंस कितना आया? 375 मिलियन। इसको नोट कर ले। तो इसका मतलब ये हुआ डेज दिए हैं, हमने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लिया। किया कि नहीं किया? है कि नहीं कमाल की बात? डेज दिए, इसका मतलब आइंदा जहां कहीं डेज दिए हुए ठक 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 क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होते रहेंगे। बताइए जहां पे डेज दिए हुए हैं ठक 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 क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होते रहेंगे। कैसे होते रहेंगे? लेटर टू नंबर रेशियो। हाँ लिखा हुआ है आगे ये, हाँ बुक में भी लिखा हुआ फार्मूला। बिल्कुल, वो कह रहे हैं भाई सर आपने बुक में भी लिखा हुआ फार्मूला। आगे चलते हैं। तो अब देखें, इसका मतलब है प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज का मतलब है प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हम इसकी बेस के ऊपर पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ कह रहा है एली हैज डिसाइडेड टू इंप्रूव फॉलोअप्स व्हिच वुड इंश्योर कलेक्शन विद इन 14 डेज। क्या मतलब? इस साल ओपनिंग में 45 डेज के हिसाब से बैलेंस बढ़ा है, इस साल क्लोजिंग में 40 डेज के हिसाब से बैलेंस बढ़ा है। तो क्लोजिंग डाटा भी कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? यही फार्मूला है, 45 की जगह 40 कर देंगे और पिछले साल की सेल की जगह इस साल की सेल कर देंगे। ठीक है, ये ना हो सेल भी पिछले साल की, ना 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 ना। ओपनिंग क्लोजिंग डाटा आ गया, क्रेडिट सेल भी साल की आपको पता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? अभी नहीं करते, अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। 40% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इंपोर्टेड विच इज पेड इन एडवांस ऑन प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर। अच्छा, ये था वो इंपोर्ट जो कह रहा था एडवांस दिया है मैंने, तो इसका मतलब है इंपोर्ट करता है एडवांस में पेमेंट कर देता है। और 40% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इंपोर्टेड। अच्छा, इसका मतलब है ये जो कंजम्पशन है ना, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, इसके साथ थोड़ा सा ये एरो बना लें, छोटा सा। कह रहे हैं 40% यानी 4×36 360 इंपोर्टेड है और 60% 6×54 540 लोकल है। कंजम्पशन आ गई, लोकल की कंजम्पशन अलग आ गई, इंपोर्ट की कंजम्पशन अलग आ। क्यों? उसने ब्रेकअप दे दिया नीचे, 40% है, 40% है। अब ये मैं सोच रहा हूं ये इसने ब्रेकअप क्यों दिया कंजम्पशन का, लोकल का अलग और इंपोर्ट का अलग ब्रेकअप, उसने पता नहीं क्यों। अच्छा, इसने पता क्या किया, इसने कंजम्पशन तो लोकल और इंपोर्ट की अलग अलग दी है, इसने ओपनिंग स्टॉक भी अलग अलग दिया है, इसने ओपनिंग स्टॉक भी अलग अलग दिया है। ऐसा ही है। अगर ये कभी क्लोजिंग स्टॉक भी अलग अलग दे दे ना, तो मैं दोनों की परचेजेस भी अलग अलग कैलकुलेट कर दूंगा। इसका मतलब है ये हमसे दोनों की परचेजेस अलग अलग करवाना चाह रहा है। और मुझे एक और बात से ये बात कंफर्म हुई कि दोनों के कैलकुलेशन अलग अलग करवाना चाह रहा है, क्योंकि उसने क्रेडिटर का बैलेंस भी दोनों का अलग अलग दिया है। इसका मतलब मेरे जहन में जो 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 लिंक बन रहा है ना, कि लोकल और इंपोर्ट का कंजम्पशन अलग करवाएगा, इससे परचेजेस अलग निकलेगी, परचेजेस लोकल और इंपोर्ट के क्रेडिटर के टी अकाउंट में अलग अलग जाएगी। इसका मतलब है ये कैश पेड फॉर लोकल परचेजेस और कैश पेड फॉर इंपोर्ट अलग अलग करवाना चाह रहा है। एग्री करते हैं भाई? समझ आ रही है आपको? ये मेरी सोच पसंद आई आपको? क्या थी भला सोच? क्या थी? पता नहीं क्या थी। कोई बात नहीं, अभी तो हमने क्वेश्चन शुरू, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, क्वेश्चन तो अभी करना है हमने। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इंपोर्ट कैरेट द डिलीवरी इज मेड विद इन 30 days फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है,
यानी ऑर्डर के वक्त पेमेंट कर देते हैं, बाद में डिलीवरी आती है। Ellie has negotiated with the foreign suppliers and agreed that from the next year payments would be made on receipt of the goods. कि अब अगले साल से पेमेंट कैसे होगी? रिसीट, यानी अब कैश में बिजनेस होगा। अब कोई एडवांस नहीं, कोई बाद में नहीं, ना पहले ना बाद में, भाई चीज ले लो। इसका मतलब ना बैलेंस डेबिट होगा ना क्रेडिट, जब चीज आई तभी पेमेंट होगी, कैश में बिजनेस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इंपोर्ट्स का ओपनिंग बैलेंस तो है लेकिन क्लोजिंग जीरो है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि क्लोजिंग में अब हम कैश में चलेंगे। As a result of increased production, economies of scale would reduce variable conversion cost per unit by 5%. वेरिएबल कन्वर्जन कास्ट कैलकुलेट करते हुए एंड पे 0.95 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कह रहा है। क्या कह रहा है? ना कास्ट को कम नहीं, वेरिएबल कन्वर्जन कास्ट कैलकुलेट करते हुए एंड पे उसे 0.95 से मल्टीप्लाई कर देना, ये इस लाइन का इफेक्ट है। ड्यू टू प्राइस इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल अदर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वुड इंक्रीज बाय 10% एंड 8%। कह रहा है मटेरियल को 10% से इंक्रीज करना, बाकी हर कॉस्ट को 8% से। अगली बात आपको पता ही है कि डेप्रिसिएशन इंक्रीज नहीं होती, ये तो रूटीन की बात है। एवरेज डेज फॉर पेमेंट ऑफ अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम। अच्छा सॉरी, नहीं ये एक लाइन रह गई थी। लोकल परचेजेस वुड बी पेड इन 50 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? लोकल परचेजेस वुड बी पेड इन 50। इसका मतलब है इसका क्रेडिट पीरियड कितना है? 50 डेज। इसका मतलब है परचेजेस की कैलकुलेशन कैसे हो, क्रेडिटर की ओपनिंग क्रेडिटर कैसे कैलकुलेट होंगे? उसी तरीके से डेटर टर्नओवर रेशो, उसी तरीके से क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करके। क्लियर? यानी जो आपके पिछले साल की अगर ओपनिंग क्रेडिटर कैलकुलेट करने हैं लोकल में, कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? ओ ये तो दिए हुए हैं, शाबाश, फिर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। ये पिछले साल की दिए हुए ना क्लोजिंग। ये देखें, ट्रेड क्रेडिटर लोकल परचेजेस, ये ओपनिंग के हैं। ना दिए होते तो हम इसी फार्मूले से पिछले साल के भी कैलकुलेट करते क्लोजिंग और इस साल के भी कैलकुलेट करते, लेकिन चूंकि अब दिए हुए हैं 95 दिए हुए हैं तो हमें पिछले साल के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस साल के कैलकुलेट करेंगे। और उसमें फिर क्या लेंगे? इधर परचेजेस जो आएगी और डेज कितने लेने हमने? 50। समझ रहे हैं? यानी जैसे डेटर टर्नओवर रेशो की कैलकुलेशन है वैसे ही क्रेडिटर टर्नओवर रेशो की कैलकुलेशन है। ये 50 डेज वाली पॉलिसी करंट है। हाँ जी, अगर कोई करंट पॉलिसी बता के उसमें चेंज नहीं बताता ना, इसका मतलब है ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। यही पिछले साल की भी है, यही इस साल की भी है। एवरेज डेज फॉर पेमेंट ऑफ अदर कॉस्ट, यानी उसने डेटर्स की अलग बता दी, 45 डेज थे और फिर 40 हो गए। क्रेडिटर्स की अलग बता दी 50 डेज, और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो चाहे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्जन कॉस्ट हो, फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट हो, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, उन सब का एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है? इसी तरह 25 के हिसाब से ओपनिंग और क्लोजिंग कैलकुलेट हो जाएगा। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड। यस, वर्किंग प्रोसेस तो होता ही नहीं है जब तक खुद ना कह दे। फिनिश गुड भी नहीं है। ये मुझे बहुत पसंद आया, वरना क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एडिशनल स्टेप है, लेकिन वो भी आसान ही होती है। इस साल का मटेरियल कंज्यूम प्लस लेबर प्लस ओवरहेड कर लें, बस मटेरियल कंज्यूम को लेटेस्ट रेट में लेना पड़ता है। हाँ 5 होगा, लेकिन शुक्र है नहीं है, आसान हो गया इसका मतलब। क्वांटिटी ऑफ, अच्छा अब ये देखें तीसरा और आखिरी मुश्किल पॉइंट ना, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग लोकल एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन वुड रिमेन सेम।
यानी जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है लोकल का हो या इंपोर्ट का, वो जितना पिछले साल रॉ मटेरियल कंज्यूम की जो परसेंटेज पिछले साल थी वही परसेंटेज इसी साल भी है। यानी पिछले साल अगर लोकल मटेरियल जो था क्लोजिंग स्टॉक वो टोटल कंजम्पशन का 10% था, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल की टोटल कंजम्पशन का कितने परसेंट हो? 10%। नहीं समझ आई बात? फिर से, अगर पिछले साल का इंपोर्टेड स्टॉक बैलेंस पिछले साल की टोटल कंजम्पशन का 20% था, तो इस साल का इंपोर्टेड स्टॉक कितना होगा? 20%। किसका 20%? पिछले साल की कंजम्पशन का 20% क्या इस साल की? इस साल की। इसका मतलब है पहले हमें कंजम्पशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एली यूज FIFO मेथड फॉर वैल्यूएशन। बताइए क्या याद कराया था? FIFO फैक्ट्स, मटेरियल कंज्यूम है, बैठा हो दिमाग, शाबाश। FIFO फैक्ट्स, मटेरियल कंज्यूम, कैश बजट। स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें, इजाजत है? हाँ, इसके बाद कहना होता है जी सर इजाजत है, इजाजत। शाबाश शाबाश शाबाश, मैं ऐसे ही पूछ बैठा आपसे। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। जी अच्छा, अब वो 4-5 कॉलम बनाने की जरूरत तो नहीं है, एक ही साल है। शाबाश, चीयर। आप इजाजत दें तो ये मिटा के ये भी क्वेश्चन बड़ा है। मैं कह रहा हूँ आमने सामने अगर दोनों बन जाए ना, कैश बजट भी और प्रॉफिट लॉस भी, तो आसान हो जाएगा। तो ये मिटा दूं? ये इधर लिख रहे ऊपर, ऑनलाइन वालों के लिख रहे थे कैफ 6 लेक्चर कितना था? 64। वाह ठीक, इतना इतना काफी है। रेड से क्यों लगाओ? ये इधर हम यूज करेंगे कैश बजट के लिए, इसको यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बजट के लिए। थाउजेंड कितने स्टूडेंट का हाल है? 1000 में राउंड ऑफ करें, कितनों का हाल है? मिलियन में करें? 1000 वाले ज्यादा, नहीं 1000 वाले ज्यादा। मैं कुछ लिहाज से जगह बनाऊंगा, ठीक है। चलिए लोटस एंटरप्राइजेस, सबसे पहले क्या करना है? अच्छा ये ना एक्चुअल क्वेश्चन में ये सारा आपका वर्किंग के तौर पे आएगा, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट में कैश बजट मांगा हुआ है। असल क्वेश्चन ये है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप रेफर करेंगे इसको कि ये वर्किंग 1 वर्किंग 2, ये आपकी वर्किंग है समझे, ठीक है? ये अलग सफ़े पे करनी है आपने। सेल्स, अब सेल्स दो तरह की है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स
क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का फार्मूला क्या है? कैश सेल्स का फार्मूला क्या है भाई? पिछले साल तो सारी कैश सेल थी 3000 1000। अब 1000 में कन्वर्ट करवाते जाइएगा मुझे साथ साथ। पिछले साल तो, अब इस साल क्या हुआ था? 1.30% इंक्रीज हुआ था, और फिर इसमें से कैश और क्रेडिट को लग किया था 20% ऑफ टोटल कैश के बने थे। 20% ऑफ एग्जिस्टिंग नहीं, 20% ऑफ टोटल। तो हमारा क्या हुआ? ये वर्किंग कैश सेल 3000 इंटू 1.3 इस साल की इंक्रीज सेल हुई, इंटू 0.2 20% कैश सेल हुई इन डिस्काउंट के बाद। क्लियर? $3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, बस ऐसा ही है। चले बताइए फिर। नहीं, इकट्ठा नहीं बताना, खुदा का खौफ कर। तेरे को पता नहीं है कैश, ये कैश बजट में लग जाएगा, ये पहले डेटर्स में जाएगा और फिर वहां से कैश रिसीव निकलेगा। अभी सारा क्वेश्चन चाय दे दे तुम्हें वापस दे 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 अब बताइए कैश सेल कितनी है? सिर्फ कैश सेल एक स्टूडेंट 764400 चेक कर ले, यही है। और क्रेडिट सेल कितनी है? 3120000। चेक पॉइंट पहला, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके। अब क्या करना है? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग में आएगा हम। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में मटेरियल भी है, कन्वर्जन कॉस्ट भी है। मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां पे मसला ये है कि उसने मटेरियल दो तरह का रखा हुआ है, लोकल। वरना तो मेरे लिए बड़ा आसान था कॉस्ट ऑफ सेल। कैसे? ये आता ओपनिंग, रॉ मटेरियल, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कंज्यूम। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं इधर करता ऐसे कैलकुलेशन दे देता। ये यहां पे शो करवा देता, लेकिन अब मुझे इसके साथ एक और कॉलम भी शो करवाना है सेम पैटर्न पे। क्यों भला? क्योंकि अब इन्वेंट्री दो तरह की है, लोकल की अलग, इंपोर्टेड की अलग। ठीक है? तो कौन से? पहले वाली लोकल बोलूं इंपोर्ट? पहले वाली इंपोर्ट रख लें, मर्जी, एक फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। ये इंपोर्ट हो गई, ये लोकल हो गई। अब हमारा मिशन क्या है? हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मिशन इस पूरे क्वेश्चन में है ये मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना, ये टेबल फिल करना। क्लियर यहां तक? ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग रॉ मटेरियल किधर है? हाँ, इंपोर्ट का 98 है और लोकल का कितना आया? 60। इंपोर्ट का 98 है, लोकल का, ये पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग है। 98,000
60,000। क्लियर? अब क्या करना है? मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करना है? जैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले ग्रोथ का रेट डालेंगे, फिर ओपनिंग को अलग। शाबाश शाबाश। अच्छा मुझे बताइए कि इसमें इकट्ठा कर देंगे कि इंपोर्ट और लोकल का अलग अलग करेंगे? अलग अलग करेंगे। पहले किसका करें? चलें, आप इतना इसरार करते हैं तो पहले लोकल का ही कर लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम? इधर कर लेता हूं, मैं बाद में मिटा दूंगा। लोकल का मटेरियल कंजम्पशन कितनी है? लोकल की मटेरियल कंजम्पशन कितनी है? 60%, 40% नीचे लिखा हुआ है। 900 है टोटल। इसमें ये लोकल है इंपोर्ट है? दोनों है? दोनों है। तो लोकल कितनी? 60% है लोकल। पक्का? यानी लोकल हो गई 5 6 9 54 540। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? ये लोकल 1.3 कितना आया आंसर? 540,000 702,000। अब इसमें ओपनिंग को अलग करना है। सही है? ओपनिंग कितना है? 60,000। ये लोकल है 60,000। रिमेनिंग कितना आ गया? 642,000 मल्टीप्लाई करें 1.1 से 706,200। तो मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया? 706,200 प्लस 60,000 766,200। ये हो गया लोकल का मटेरियल कंज्यूम्ड 766,200। बोले समझ आया कि नहीं जी? जो आपस की रेशियो है वो तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए है ना, मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए नहीं है। हाँ जी, वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए है। क्लियर? ये वैसा ही है जैसा हम पहले अरसा दराज से करते आ रहे हैं। आगे चले। नेक्स्ट, अब इंपोर्ट का भी इसी तरह करना होगा। इंपोर्ट का मटेरियल कंज्यूम कितना है? 900 का 40% 360,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 इज इक्वल टू 468,000। कितना ओपनिंग में कितना पड़ा? 98,000। अब यहां पे देखिए और हैरान होइए, ये तो था ओपनिंग स्टॉक 98,000। ये क्या है? ये यहां पे क्यों आया? 30,000 की परचेज हम कर रहे हैं इंपोर्ट, इसको हमने इन्फ्लेशन से अलग क्यों किया? इसको तो इस वजह से अलग किया, ये पिछले साल का स्टॉक पड़ा हुआ इस साल यूज होगा। ये तो स्टॉक में नहीं है। पे पहले कर दे, पहले पेमेंट कर दे, उस पर इन्फ्लेशन नहीं लगती। नहीं लगती, शाबाश, नहीं लगती इन्फ्लेशन। ठीक है, ये पहले कर दे फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। कॉलेज वालों से कहे सर अगले पूरे साल की फीस अभी ले ले, हंस के लेंगे, हंस के लेंगे और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी नहीं डालेंगे। अगर अगले साल फीस बढ़ भी जाती है ना, आपसे ये नहीं कहेंगे मजीद पैसे दे, क्योंकि आप पहले ही फीस दे चुके हैं। ऐसा है क्या? हाँ जी। तो अब इसका मतलब है हमने जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना है किसमें लेना है? 468,000 माइनस ये 30,000 क्यों एक्सक्लूड किया है इन्फ्लेशन के लिए? ये समझ आ रहा है कि नहीं?
468 माइनस 98 माइनस कितना 340,000 340,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 374,000। अब करें 374 प्लस 30 प्लस 98 50 चेक पॉइंट। मटेरियल कंज्यूम देखें, ये हमने कैलकुलेट किया बिल्कुल वैसे ही जैसे अमूमी कैलकुलेट करते हैं। पिछले साल की कंजम्पशन से ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई किया, ओपनिंग को लग किया, बाकी के ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लगाया। सिर्फ एक चीज नहीं है इसमें, एडवांस। इससे हमने नया कंसेप्ट सीख लिया। अगर पहले एडवांस दिया हो उसको भी हमने फिर इन्फ्लेशन से अलग कर देना है। ये नया कंसेप्ट इस क्वेश्चन ने हमें दिया, और सबसे काम का कंसेप्ट इस पूरे क्वेश्चन में ना सब यही है कंसेप्ट। या एक डेज की कैलकुलेशन अच्छी है, डेज की कैलकुलेशन के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? आगे चलें। अब क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में ढूंढे जरा। परसेंटेज गिवन है अब, लेकिन उस परसेंटेज को समझने की जरूरत है। कहां लिखा, किस पॉइंट में दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 6 को समझे। क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग लोकल एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या हम यही नहीं कैलकुलेट करना चाहते? लोकल और क्लोजिंग स्टॉक को यही कैलकुलेट करना चाहते हैं। कह रहा है क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन वुड रिमेन सेम। क्या कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंजम्पशन का उतने परसेंट ही होगा जितना पिछले साल क्लोजिंग पिछले साल के रॉ मटेरियल कंजम्पशन का था। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे। पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था, पहले लोकल का कैलकुलेट करें ना। एक मैं करूंगा, बाकी दूसरा आपने करना है। लोकल का मैं कर देता हूं। लोकल का मटेरियल कंजम्पशन 900 थी, लोकल रॉ मटेरियल था 60, लोकल की 60% नहीं, ये टोटल लोकल की, हाँ टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन का ना, टोटल कंजम्पशन का टोटल 900। अच्छा, इसमें भी दो इंटरप्रिटेशन है। एज परसेंटेज स्टॉक बेसिकली है परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन, ऐसा ही है। क्या मटेरियल लोकल का स्टॉक लोकल की कंजम्पशन की परसेंटेज है कि टोटल की? ये उसने क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया। ये उसने क्वेश्चन में क्लियर नहीं, समझ रहे हैं? लॉजिकली लगता ये है लोकल का लोकल कंजम्पशन का, लोकल स्टॉक का लोकल कंजम्पशन होना चाहिए, इंपोर्ट स्टॉक का इंपोर्ट का। लॉजिकली मैं भी इस बात पे कन्विंस्ड हूं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जब मैंने इस लाइन को फिर पढ़ा तो इसमें मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा लफ्ज जिस मुझे मिल जाए जिससे लगे कि टोटल नहीं लेना। लोकल और इंपोर्ट का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट परसेंटेज कंजम्पशन की लेनी, लेकिन उसने ना लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग एंड लोकल स्टॉक इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एज परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन। उसने स्पेसिफाई नहीं किया लोकल रॉ मटेरियल कंजम्पशन के इंपोर्टेड, देखे मेंशन नहीं ना किया। यहां पे अगर कहता ना एज ए परसेंटेज ऑफ लोकल एंड इंपोर्टेड, फिर पता चल जाता अलग अलग है। उसने स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे ऊपर उसने स्पेसिफाई नहीं किया था ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन किसकी है, तो हमने क्या बोला? ये दोनों की है। समझ रहे हैं? यहां पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन मेंशन नहीं किया, लोकल के इंपोर्ट किया, तो क्या नतीजा निकाला? यहां पे भी रॉ मटेरियल कंजम्पशन मेंशन नहीं कर रहा, किसकी है? हालांकि मेरे ख्याल में ज्यादा लॉजिकल ये होता है कि टोटल का स्टॉक, टोटल जो लोकल का स्टॉक है वो लोकल की कंजम्पशन पे बेस करे, इंपोर्ट का स्टॉक इंपोर्ट की कंजम्पशन पे बेस करे। लेकिन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जैसे वो भी ठीक है क्वेश्चन होता, थोड़ा सा पॉइंट्स में फर्क आ जाता है। मैंने उस तरीके से भी कैलकुलेट करके देखा है, थोड़ा सा उसमें पॉइंट्स में फर्क आता है, एक आधे नंबर का फर्क आता है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दिया दोनों बेस है। लेकिन यहाँ पे उसने चूंकि टोटल कंजम्पशन बोला हुआ है, मतलब बोला नहीं, उससे इंडिकेशन मिल रही है टोटल कंजम्पशन, मैं टोटल कंजम्पशन यूज कर रहा हूं। अब सुनिए क्या करना, क्या है, वापिस आइए, इंफॉर्मेशन पढ़ के दोबारा मुझे बताइए क्या कह रहा है।
लोकल का क्लोजिंग स्टॉक परसेंटेज होगी रॉ मटेरियल कंजम्पशन की, और कितनी परसेंट होगी? 60 divided by 9. जो सेम थी पिछले साल। पिछले साल कितने थे? 60 डिवाइडेड बाय 900। ठीक है, इस साल का टोटल कितना है? टोटल इन दोनों को टोटल करें कितना आता है? 502 जी 1268200, ये टोटल कंजम्पशन है। अब देखें, कह रहा है लोकल का क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? पिछले साल की रेशो के मुताबिक आएगा। पिछले साल कंजम्पशन थी 900, स्टॉक था 60। इस साल की कंजम्पशन है 126820, स्टॉक कितना होगा? ये होगा 60 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 1268200, 84547। यही आ रहा है? 84547. यही है 84547। अब जरा आप इंपोर्ट का कैलकुलेट कीजिए। इंपोर्ट की भी परसेंटेज सेम रहेगी? क्या रहेगी? 98 है। 98 डिवाइडेड बाय 900, 900 की कंजम्पशन हो, स्टॉक 98 है। जब कंजम्पशन 1268200 की हो गई, 138093, 138093। और आखिरी काम क्या? ये मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया हमारा 1268200। अब परचेजेस, और इधर लिख देना है हमने B/F बैलेंसिंग फिगर। इंपोर्ट की कितनी है? 542093। और लोकल की कितनी है? 790747। चेक पॉइंट यहां तक क्लियर है तो बताए, आगे चलेंगे, वरना नहीं। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? क्लोजिंग की परसेंटेज पिछले साल की है। पिछले साल क्लोजिंग था 98 इंपोर्ट का, तो परसेंटेज कितनी बनी? 98 डिवाइड बाय 900। ठीक है, उसको इस साल की कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दे। पिछले साल लोकल की स्टॉक था 60, कंजम्पशन थी 900, तो 60 डिवाइडेड बाय 900, उसको मल्टीप्लाई कर दे। कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन से मल्टीप्लाई किया। हाँ जी बिल्कुल, यहां से परसेंटेज निकाल के ना मैंने ये टोटल कंजम्पशन से किया, क्योंकि टोटल कंजम्पशन हम पहले कर चुके हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक टोटल कंजम्पशन के बाद आ रहा है। ठीक है, और ये पता है ना ये कैसे आया? इंपोर्ट वाला कैसे आया पता है ना? ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी सुन ले, इंपोर्ट वाला कैसे आया? क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल की परसेंटेज कैलकुलेट की, 98 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय इस साल की कंजम्पशन। लोकल का कैसे आया? क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल की परसेंटेज कैलकुलेट की, 158 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 1268200। कैलकुलेट करके देखना, अगर आपके कैलकुलेटर पे ये आंसर आता है फिर आगे चलेंगे हम। शाबाश, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? कन्वर्जन कॉस्ट। ऐसा ही है कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये बाकी आसान है।
कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल, कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स्ड, और बाकी क्या थे? ऑपरेटिंग भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल और ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड। कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल क्या फार्मूला है? पिछले साल के कितने थे? 570। अब जरा देखिएगा, 570 मल्टीप्लाइड बाय ग्रोथ रेट आएगा, इसमें डेप्रिसिएशन तो नहीं है ना। ग्रोथ रेट 1.3 मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन रेट आएगा, कितना है? 1.08। और क्या कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से रिडक्शन हुई है? कितनी हुई है? 5%, 0.95 आ गया। कितना आया? 760,266। आपके कैलकुलेटर पे अगर ये फिगर है तो फिर आगे चलेंगे, वरना नहीं। कैलकुलेटर में शो हो रही है आपके कैलकुलेटर पे फिगर? कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स्ड, फिक्स्ड में कितना है? डेप्रिसिएशन में 40 है, लेकिन डेप्रिसिएशन भी शामिल है 16। तो हमने क्या करना है? डेप्रिसिएशन निकाल के 40 माइनस 16, 24 इंटू 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो ग्रोथ है, इधर आते। मल्टीप्लाई बाय 1.08, एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है। ये इज इक्वल टू कितना आ गया? 25920 बस, प्लस डेप्रिसिएशन कितनी है? 16, यानी 16,000। तो ये टोटल कितना आ गया? 419। पहुंच गया आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूं। इसके ऊपर एतराज है ना आपको? हाँ। लेकिन ये हम क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट लॉस, इसमें तो आएगा। तब मैंने इसीलिए लदा किया। ये लग गया, ये लग गया। आपको पता है मैंने ये इसको, कोई स्टूडेंट बता सकता है ये मैंने प्रॉफिट लॉस बजट में डेप्रिसिएशन को अलग क्यों शो करवाया? इसको अलग क्योंकि कैश बजट में हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए लग रहा है। बेफिक्र रहें, जब उधर जाएंगे मैं ये फिगर यूज नहीं करूंगा। लेकिन आपको साथ ही 2 in 1 काम सिखाना है ना, प्रॉफिट लॉस बजट के साथ। ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल 730 कैसे कैलकुलेशन होगी? 730 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.08। कोई एफिशिएंसी वगैरह हुई है? तो यही आ जाएगा। कितना आया? 1024920। इतना ज्यादा? 1024920 चेक कर लें, यही है। चलिए ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड 120 माइनस 27, 93। 27 को अलग कर दिया डेप्रिसिएशन को। 93 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 बस, ग्रोथ तो नहीं करना। इज इक्वल टू 100,440। ठीक है, वो आपने 1000 में कर दिया। और प्लस डेप्रिसिएशन 27। टोटल कितना आ गया? 127,440। क्लियर जी? ये हो गया फ्रेंड, 80% काम हो गया हमारा। ये तो आधा हुआ है, बाकी फिगर इसी पे डिपेंड कर रही है, इसलिए वो 80% बोला। हाँ जी। चेक पॉइंट हमारा यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं तो बोले, फिर आगे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। क्लियर है? चले इसको मैं रेस कर रहा हूं, फिर कर दूं।
ये याद है? यस सर, भूल गया? हाँ, एडवांस। इसको इन्फ्लेशन से अलग क्यों किया है? पहले पे हो गया था ये चीज। कैश बजट, कैश बजट लिखा इधर, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, लोटस, एंटरप्राइजेज वगैरह। सबसे पहले कैश रिसीट में क्या आएगा? कैश सेल्स कितनी आए? 764400। वर्किंग 1.1, वर्किंग 1.1। ठीक है, रिलेट कर दिया ना? अकाउंटिंग में सीखी हुई है आपने ये नोट करना, लिंक कर, वो वही कंसेप्ट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट से, क्रेडिट सेल्स नहीं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, इसको कर देते हैं डेटर्स फ्रॉम डेट। अच्छा, टी काउंट बना के कैलकुलेशन करवाऊं के ओपनिंग एड सेल माइनस क्लोजिंग करके? टी काउंट में इजी है, लेकिन ये डायरेक्ट कर ले तो शॉर्ट है। शॉर्ट वाला कर ले, डेटा टी काउंट से कराना है, बिल्कुल ठीक, ऐसे कर लेते हैं हम। तो दोनों से कर लेते हैं, किस्सा ही निपटाते हैं, दोनों ही कर लेते हैं। डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, वर्किंग 1.2, वरना मैं इधर ही शो करवा देता वर्किंग। अब आपने टी काउंट बोला तो इधर इधर करवा दूं ना टी काउंट। डेटर्स ओपनिंग, अच्छा देखिएगा टी काउंट सही बनाया मैंने, बड़े अरसे बाद बनाने लगा। ओपनिंग सेल्स, टी सही नहीं है, और ये होगा कैश। ये फिगर चाहिए हमें। ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? डेज कितने थे भला? ओपनिंग 45 से 40 कर दिए थे। ओपनिंग में 45 थे, क्लोजिंग में 40 कर दिए थे। ओके, तो पिछले साल का क्लोजिंग कितना था? 3000 है, 3000। तो ये आ जाएगा, ओपनिंग डेटर आ जाएंगे 3000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 45, 375,000। और क्लोजिंग के कितने आए? सॉरी, इस साल की सेल्स कितनी हुई? सेल, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ये है 3120,000। और क्लोजिंग कितने आए? वो आए 3120,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 40 के ऊपर तो 45 की है। इस साल पॉलिसी चेंज हो गई थी, 40 की है। कितना आया? 34,667। ये ले, और कैश अब बैलेंसिंग फिगर आ गया 3148,333। चेक पॉइंट, ये वर्किंग 1.2 है।
3148333 ये आ गया 3148333। क्लियर है मैच? और तो कोई कैश रिसीट में नहीं है। अब कैश पेड आ गया। कैश पेड में पहले आप ही बनाएंगे लोकल, लोकल बनाएं, लोकल लोकल कैश पेड, लोकल परचेजेस, लोकल परचेजेस, लोकल परचेजेस कितने हैं? ओपनिंग कितने थे? क्रेडिटर आप टी काउंट के साथ बनाएं। आप टी, मैं डायरेक्ट बनाने लगा हूं, आपने टी काउंट के साथ बनाना है। ये कैश पेड ओपनिंग 98 कितना था? 95 ट्रेड क्रेडिटर्स लोकल के ओपनिंग 95,000 एड परचेजेस कितनी है लोकल की? 790,747 माइनस क्लोजिंग कितने हैं? क्लोजिंग है कितने डेज थे? 50 डेज है। तो 790,747 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 50 डेज प्लस डेज माइनस डेज। समझ रहे हैं तीन फिगर्स? अगर हम 79747 को into 310 डिवाइड बाय 360 कर दें, तेरी मेहरबानी, तो डायरेक्ट ना होता। 995,000 ओपनिंग है, ये टी काउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट परचेजेस है, ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैलकुलेट करके जो भी आएगा, नेट करके कैश पेड आ जाएगा। देखिए यही है क्या है? मैं कोई कर लूं? कोई बात नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं, मैंने कौन सा आपकी बात में इतबार कर लिया था। पता है तजर्बा। 790,747 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 50 ये आ गया, ये माइनस 95,000 माइनस 790,747 क्या आया? 921 775921 775921। क्लियर? एग्रीड? अब आपका इम्तिहान, अगर इंपोर्ट की कैलकुलेट कर ली सही पेमेंट तो मान जाऊंगा बजटिंग के एक्सपर्ट हो गया आप। जाए देखते हैं कोई माइकल लाल जो चेक करता है। करे करे मेरे से पहले करनी है। 542 में से 30 माइनस कर देंगे। ओपनिंग में बैलेंस था 30,000 नो माइनस 30,000 प्लस इस साल की परचेजेज कितने हैं? 542,093 और माइनस 0 क्लोजिंग। कितने स्टूडेंट को पता चल गया था ये क्लोजिंग 0 है और ओपनिंग नेगेटिव में है? क्या नहीं पता चला था? क्लोजिंग 0 है ये नहीं पता चला था? उसे कहा तो था कि अब हमसे हम आएगा माल साथ साथ पेमेंट करेंगे। 512,093 5120 5120
क्लोजिंग जीरो इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में उसने कह दिया था कि टर्म्स हमारी चेंज हो गई है, आइंदा से हम रिसीट बेसिस के ऊपर माल लाएं, पैसे ले जाएं, कोई उधार नहीं करना, ना एडवांस ना उधार। क्वेश्चन में कहा बोला था ना उसने, पढ़ा दूं आपको कि याद है? ठीक है ऐसे। कैश पेड, इसके बाद आगे कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल। अच्छा कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट कितने डेज थे? 25। शुरू में भी 20, ओपनिंग भी 25 थे, क्लोजिंग भी 25। ये तो टी काउंट बना लो ना कि सीधा हो जाए? नहीं सीधा नहीं, आप छोड़ना, ये टी काउंट बनाना पड़ना, नहीं कर लेंगे ऐसे। कन्वर्जन, कन्वर्जन वेरिएबल। देखिए प्रेजेंटेशन का फर्क है, इंफॉर्मेशन सारी उतनी आनी थी, देर उतनी लगनी है। ओपनिंग ऐसी टाइम ज्यादा लगेगा। कन्वर्जन, ओपनिंग पेबल थे, ओपनिंग में कितने, ये ओपनिंग इधर आएगा ना, पेबल था, क्लोजिंग इधर आएगा, एक्सपेंस इधर आएगा, पेड इधर आएगा। पहले बताइए ठीक है? ठीक है। ओपनिंग पेबल कितने हैं, पिछले साल कितने थे? वेरिएबल कन्वर्जन 570, 25 डेज थे, तो ये आ जाएगा 570,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 25। कितना? 39583। और क्लोजिंग कितना आएगा? ये एक्सपेंस कितना है इस साल का? एक्सपेंस कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल कितना? 760, ये है ना, 266, 760,266। और क्लोजिंग कितना आएगा? 760,266 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 25। 52796। और बैलेंसिंग फिगर पेड 747053। ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर 74 747053। हाँ जी। और ये आ जाएगी वर्किंग हमारी 2.1 कर लेते हैं इसको, एक्सपेंस वाली साइड आ गई ना, 2.1 इधर कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल। अब यही काम करना है आपने कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स के साथ, लेकिन इस फिगर को यूज करते हुए का। ओपनिंग बताएं कितनी है, अब इसको स्टेटमेंट में करते हैं। ओपनिंग में कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स कितनी थी? 40 माइनस 16, 24,000। अब ये देखिएगा ओपनिंग कितना है? 24,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 25। ये कितना आ गया? ओपनिंग पेबल जो था, प्लस इस साल का कितना एक्सपेंस? 25920 माइनस इस साल का क्लोजिंग कितना? 25 डेज ही है, तो ये आएगा 25920 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 25। 25787 25787। चेक पॉइंट क्लियर हुआ तो बताएं, आगे चलेंगे वरना नहीं। ये हमने टोटल एक्सपेंस क्यों नहीं लिया? हाँ डेप्रिसिएशन तो कैश में नहीं आती, डेप्रिसिएशन कैश में नहीं होती। ओके, अब नॉन कैश आइटम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में सीख लिया था, शाबाश, इन्वेस्टमेंट रिवाइज करके आया भाई। नेक्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड। अब माइका लाल कोई क्लास में है तो दोनों मेरे से पहले कैलकुलेट करके दिखाए। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेटर पे नहीं, वेरिएबल और ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड
ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल 730 है, 730,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 25 प्लस इस साल का जो ऑपरेटिंग वेरिएबल है 1024920 माइनस जो इस साल का क्लोजिंग है 1024920 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 25। कैलकुलेट करके बता रहे हो क्या है? 100,4439। यही है? किया ही नहीं उसने। यस, शक्ल में लिखा था यही नहीं। क्या ये यही है? आपका भी यही आया? और क्या ये सही है? ओके। ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड, ये कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड, पिछले साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स थी 93। 93 क्यों बोला? क्योंकि डेप्रिसिएशन 93,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 25 डेज ही हैं, प्लस इस साल की ऑपरेटिंग फिक्स्ड है 100,440। ये नहीं, 100,440 माइनस 100,440 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 25 99923। बस ये ले। कोई और आइटम रह तो नहीं गई? पक्का? तो बताइए इस क्वेश्चन में नई चीज हमने क्या सीखी? एडवांस सीखा, एक घटिया सी एडजस्टमेंट सीखी, वो परसेंटेज वाली क्लोजिंग अजीब सी एडजस्टमेंट थी बहरहाल। लेकिन वो दो कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छे थे। एक एडवांस वाला कंसेप्ट कि जो पिछले साल अगर एडवांस दे दिया, मटेरियल नहीं भी आया तो इन्फ्लेशन नहीं, अब एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने। और दूसरा डेज की कैलकुलेशन, जो कल हमने पढ़ा था ना बजटिंग में, डेज वर्किंग कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेशन अच्छी थी इसमें। हाँ, इंटरेस्ट वाला पहले ये क्लियर हो गया, डन। नहीं, वो दूसरी से छोटा सा सिंपल पहले बताएं, क्लियर? नहीं, ये इनको क्या होने दे, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा कर दे, कोई बात, मैं पानी पी लूं तब तक। ये घर जाके बताओ क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। आईकैप की बुक में बजटिंग का आखिरी क्वेश्चन है ये, यानी इसके बाद बजटिंग खत्म। इसका मतलब क्या है, समझ गए? खत्म है बजटिंग इसके बाद, लेकिन करना जरूर है आपने घर जाके। कर ले नहीं, असल में ना उस्ताद ने जो असूल बताना होता है ना, वो बताना था जो बाकी सवालों में भी लग रहा हो। एक असूल नहीं बताना, बार मेरी आदत नहीं है, लेकिन ठीक है, तरीका ठीक है आपका। अच्छा, इस क्वेश्चन में भाई ने कहा कि हमें सर सिर्फ ये जो एंड पे इंटरेस्ट वाली है वो एडजस्टमेंट बता दें। 10 भी चले, 10 वाली पर मार्केटिंग एक्सपेंस उसने पहले देखे हर महीने का अलग अलग बताया हुआ है। सेल्स कितना सेल्स है, प्रोजेक्टेड सेल अलग अलग है 12 मिलियन, फिर उसके बाद 2.5 मिलियन से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 10 एडजस्टमेंट। मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर अक्टूबर वुड कंसिस्ट ऑफ 65% वेरिएबल 35% फिक्स्ड। अब मार्केटिंग एक्सपेंस क्या है अक्टूबर का 2 मिलियन। पहले तो 2 मिलियन को आपने दो हिस्से करने हैं, फिक्स्ड अलग वेरिएबल अलग कर लिया, ये अक्टूबर का है। अब नवंबर दिसंबर में फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल सेल्स बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहेगा। यानी वेरिएबल का फार्मूला होगा
नवंबर के महीने की सेल डिवाइडेड बाय अक्टूबर के महीने की सेल मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंस, यानी ये जो वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस है ना, इसको आपने डिवाइड, सेल के साथ मूव होगा ना, इसको डिवाइड करना है अक्टूबर के महीने का दिया है, अक्टूबर के महीने का मार्केटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अक्टूबर की सेल मल्टीप्लाइड बाय नवंबर की सेल, नवंबर का आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय दिसंबर की सेल करेंगे तो दिसंबर का मार्केटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जनवरी की सेल करेंगे जनवरी का मार्केटिंग एक्सपेंस। नहीं, एक्सपेंस कैलकुलेट हम एक्सपेंस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये एक्सपेंस डिपेंड करता है सेल्स पे, मार्केटिंग एक्सपेंस है ना, तो इसीलिए इसको सेल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस महीने का बेस ईयर का मार्केटिंग वेरिएबल डिवाइडेड बाय बेस मंथ की सेल मल्टीप्लाइड बाय करंट, जिस महीने का कैलकुलेट करना है उसी सेल से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे अगर 10 रुपए वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस है जनवरी का और सेल्स है 10 मिलियन, अब फरवरी में सेल्स हो गई 15 मिलियन, मार्केटिंग एक्सपेंस कितना होगा? $10 मिलियन की सेल पे 10 रुपये है, 15 मिलियन की सेल पे कितना होगा? 15 रुपये ही होगा, कैलकुलेशन नहीं भी करनी वैसे ही नहीं कोई बात। तो वो कैसे हुआ? एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की सेल मल्टीप्लाई बाय जिस साल का एक्सपेंस कैलकुलेट करना उस साल की सेल। ये घर जाके तसल्ली से कैलकुलेशन देखें, इंशाल्लाह समझ आएगा, क्योंकि बहुत आसान है, मुझे अंदाजा है। ठीक है, नहीं समझ आई आप? नहीं, मैं इतनी देर लगाई है ना घर में, तो मैं और भी लगाऊंगा, मैं समझा के आगे जाऊंगा। अक्टूबर के महीने का एक्सपेंस बताया उसने, अक्टूबर के महीने की सेल भी बताई है। आपने कैलकुलेट करना है कि एक्सपेंस सेल का कितने परसेंट है, डिवाइड करके कैलकुलेट कर ले एक्सपेंस सेल का कितने परसेंट है। अब जिस महीने का एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, ये परसेंटेज उस महीने की सेल से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्लियर हो गया? बस ठीक है, क्योंकि ये सेल्स पे बेस कर वेरिएबल है, इस वजह से हमने। अच्छा भाई, बैंक बैलेंस एज ऑन 1 सितंबर 12 मिलियन है। टीएल हैज अरेंज्ड ए रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, होता है शॉर्ट टर्म लोन, फ्रॉम ए लोकल बैंक एट मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। मार्कअप इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। करना क्या है, सारा क्वेश्चन आपने जैसे करते हैं वैसे ही करना है, एंड पे टोटल नहीं करना। सारा क्वेश्चन क्या करना है, जैसे करते हैं वैसे ही करना है, एंड पे टोटल नहीं करना। एंड पे क्या, जैसे ये देखें, ये सारा रिसीट कैलकुलेट कर लिया आपने, इसका टोटल कर ले। ओपनिंग बैलेंस ये है, रिसीट सारी ऐड हो गई, पहले में है नहीं, पेमेंट कर देनी है। एंड पे आपने, आप समझ रहे हैं कि पहले ये कैलकुलेट हुआ है फिर ये कैलकुलेट हुआ है। नहीं, ये कैलकुलेट ही नहीं हुआ पहले। यहां तक जब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया ना, सिर्फ इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट रहेगी, बाकी सारा एडजस्टमेंट कर ली। उसके बाद हमने किया ओपनिंग बैलेंस, ऐड ये माइनस क्लोजिंग बैलेंस, जो जवाब आया उसे कैलकुलेटर पे लिखा। करें जरा, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,000 पॉजिटिव है। ऐड रिसीट कितना हुआ? 0। माइनस करते जाए ये सारी पेमेंट इंटरेस्ट से पहले तक, मार्कअप से पहले तक, कितना आया? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव आया, तो इसका मतलब है इस पे इंटरेस्ट लेना है, देना है? लेना है। अब इस पे 10% मल्टीप्लाई करें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। इसको एक मिनट, इस फिगर को अलग लिख लें, इस फिगर को अलग लिख लें। 2200 है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, 2200 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1/12, कितना आया? हाँ, -18,000 में आ गया ना, राउंड ऑफ किया 18। अब आप नेट फिगर नीचे कैलकुलेट कर लें। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 2218। अब ये वाला क्लोजिंग आ गया, ये अगले महीने का क्या हो जाएगा?
ये ओपनिंग आ गया, ये नेगेटिव में है। अब इस तरह बाकी सारा क्वेश्चन इसी तरीके से रिसीट एट पेमेंट लेस, लेकिन आखिरी वाली कैलकुलेशन अभी नहीं करनी, जरा आप करें। अब की बार इंटरेस्ट से पहले कितना नेट बैलेंस बनता है, -2218 ओपनिंग है, एड 3600 माइनस ये सारा माइनस करें यहां तक, ये तो अभी कैलकुलेट नहीं हुआ। इसको लिख ले साइड पे कहीं, क्या है 7118। अब मल्टीप्लाई करें इसको 10%, मल्टीप्लाई करें 1/12, कितना है 59 आ गया। अब उसमें से 59 भी लेस कर दे, ये भी पेमेंट देनी है, कितना आया बैलेंस, ठीक है 7178, राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। नहीं अभी ओके नहीं, अभी ओके। अब क्या होगा, ये अगले साल का देखे ओपनिंग आ गया। अच्छा एक दफा मेरे कहने पे बस ये कर दे, अब तेरे कैलकुलेटर पे आएगा, तूने ऐसे ना करते भाई, तेरे कहने पे मैंने करवाया ये। अच्छा एक दफा पहले मुझे तसल्ली हो जाएगी ना, 7178 माइनस प्लस 12750, ये सारी माइनस करो और ये फिगर कैलकुलेट करके दिखाओ। ये मेरे हाथ के नीचे क्या है, ये आपके कैलकुलेटर पे आएगा तो फिर छुट्टी होगी। 56, शाबाश। और अब इसके बाद पेमेंट करने के बाद नेट बैलेंस आएगा, एक और है ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, चले बजट। जी जी 6720 कौन सा जो यहाँ पे आया, ये क्या है, ये परचेजेस है ना, ये परचेजेस की पेमेंट होगी कोई, सितंबर की परचेजिंग की है, सेल नहीं कर रहे होंगे ना परचेज। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन के अंदर से इंफॉर्मेशन दी होगी। हाँ जी परचेज तो पहले कर दी होगी ना, ये एक तरह का इसका पहले भी क्वेश्चन आया था, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी कुछ होगा तो बेचेंगे ना, बेच के थोड़ी लेंगे ठीक है जी। नहीं अब ये अगर आप कहें तो फिर मैं क्वेश्चन करवा दूं पूरा, ये एडजस्टमेंट पढ़ दूं मैं, क्रेडिटर्स को 2 महीने के बाद पेमेंट हो रही है, तो इस वजह से सितंबर की अक्टूबर में आ गई है, 2 महीने बाद पेमेंट हो रही है ना। एक मिनट उनको समझा दे। कौन से वाला पॉइंट है ये, कौन से वाला पॉइंट है, परचेज हाँ जी। ऑल परचेज ऑफ इन्वेंटरीज वुड बी ऑन 2 months क्रेडिट, यानी जो इस महीने की परचेज है वो हाँ जी सितंबर, तो ये किस महीने की आ रही थी परचेज, हाँ सितंबर की थी, तो अक्टूबर नवंबर में आएगी पेमेंट, ठीक है। 2 महीने के बाद पेमेंट आएगी, इसीलिए वो 2 महीने के गैप के बाद है। अच्छा मेरी तरफ से बजटिंग तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन, बाकी जो असाइनमेंट में मैंने कुछ क्वेश्चन मजीद दे दिए है, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गए तो इसका मतलब है बजटिंग के ऊपर आपकी ग्रिप इंशाल्लाह हो गई। लेकिन आपने खुद से भी सारे क्वेश्चन करते रहना है, कुछ में नई नई एडजस्टमेंट आती रहेगी, एक आधी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में सीखने को आपको मिलती रहेगी और मिलती रहनी भी चाहिए, ठीक है। हाँ जी सोल्यूशन सारे बिल्कुल मौजूद है आपके पास। बीटा वाला क्वेश्चन 16 मैं कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, ऐसी कौन सी टेंशन है, ईद के बाद करवा दे, आप कहें तो अभी करवा दो चलिए ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करते रहने हैं, ये ईद के दिन मैं कोशिश करेगा टाइम ना ज़ाया करें, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहे, प्रीवियस टॉपिक को भी रिवाइज करते हैं। मैंने इसलिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं दिया, रूटीन का 1 दिन का ही काम दिया, इसलिए ताकि आप प्रीवियस कंसेप्ट की भी रिवीजन करते रहें। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।